नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है, नेट फर्स्ट है। यह आने वाली आपकी जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे कि एमपीएस एसआई हो गई, एएसआई होगी और पुलिस कांस्टेबल का अभी जो पेपर होने वाला है उनके लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ आपको जीके। इस तरीके से पैटर्न है, एमपी जीके के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं और आसान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी जीके के। तो एमपी जीके मैंने बहुत कराया हुआ है, तो उन्हें आप देख सकते हो। बाकी के हम इसमें भी मिक्स करेंगे क्वेश्चन को। ओके, करंट अफेयर्स के साथ आपको जीके और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो पाएगी और आप अच्छी तरीके से जो है वो एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाओगे। ओके, तो चलिए हम बिना देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? महादेव, गोविंद राणा जी। ऑप्शन सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या पृथ्वी चंद्र रॉय। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी को जो है वो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो कहा जाता है। यह पहले भारतीय थे जो यूके में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर, उसके जो है वो सदस्य जो है वो इनको प्राप्त है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे जाए, बाकी इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन इंडिया, ये लिखी गई थी। याद रख लेना है, पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो लिखा गया था। ये क्वेश्चन अभी ग्रुप 4 का एग्जाम में हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन पहले भी हमने कहे हुए हैं, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। भारत की ठीक है, सब तो सही है। चलिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक देखने को मिलती है? दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़ तथा अंडमान और निकोबार। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर लक्षद्वीप तथा दमन और दीप, दिल्ली और लक्षद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप, दमन एंड दीप। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्षों में जो है वो होती है। तो अभी जो 2021 की जनगणना है उसके कोई आंकड़े ही नहीं आए हैं। इस तरीके की जो है वो अब देखने को मिलती है। इससे पहले तो प्रॉपर तरीके से सब आंकड़े देखने को मिलते थे, लेकिन अभी कोई भी होश ही नहीं है कि क्या कैसे जनगणना। वैसे जनगणना के बारे में बता दूं मैं आपको कि विश्व में सबसे अधिक जो जनगणना है या जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या है वो भारत की देखने को मिलती है आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में अभी आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। और बाकी आपको बता दूं कि 1872 में जो है वो पहली बार जनगणना हुई थी, पहली बार जनगणना की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड मियो के टाइम पे। लॉर्ड मियो के टाइम पे फिर 1881 में जो है वो नियमित रूप से जनगणना हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नियमित रूप से जो है वो कब हुई थी, तो 1881 में। ये कब हुई, किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई। उसके बाद आपको 2011 की जो जनगणना है ये है, ये कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना, जनगणना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 में जो है वो स्वतंत्र भारत की अगर पूछा जाए, तो ये 7वीं जनगणना कौन सी है? स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। वैसे सबसे अधिक जो जनगणना जनसंख्या देखने को मिलती है वो यूपी में देखने को मिलेगी आपको, सबसे अधिक, सबसे अधिक पूछी जाती है। लेकिन एमपी की अगर आपसे पूछे थे कि एमपी की जनगणना भी आपको पूरी पता होना चाहिए। 7,26,26,809 के करीब जो है जनसंख्या है, जो बात की जाए तो 6% देखने को मिलती है पूरे भारत की। ठीक है, 6% देखने को मिलती है और सबसे अधिक जनसंख्या इंदौर में जो है वो देखने को मिलती है। तो ये एमपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जनगणना के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए ही जाते हैं। लेकिन बाकी का ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व में भारत में जो जनसंख्या है वो विश्व का कितना परसेंट है? तो 2011 के अनुसार जो है वो 17.5% आपको देखने को मिलता है विश्व में। विश्व में यानी विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% जो है वो भारत में निवास करता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के? ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 46 बी, अनुच्छेद 67 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 81 सी। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपसे बस इतना सा क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद या आर्टिकल 51 ए के तहत आती है। ये कहाँ से लिया गया है ये भी पूछा जाता है, तो ये रूस से लिए गए हैं, ये रूस से लिए गए हैं। टोटल जो है वो आपको 11 देखने को मिलते हैं, 11 देखने को मिलते हैं। देखिए जितने भी संसाधन है जो विदेशी स्रोत हैं, तो यहाँ से जो भारत का संविधान जो बनाया गया है टोटल जो है वो 10 देशों से लिया है। टोटल जो है वो 10 देश में अलग अलग जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे DPS हो गए, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये आप याद रख लेना ये कहाँ से। और जो सरदार सरदार रण सिंह समिति थी, समिति, ये कब देखने को मिली थी? ये मिली थी 1976 का, 1976 की बात है। तो उस समय जो है वो जोड़े गए थे। और बात की जाए तो यह कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संविधान संशोधन। तो इसको भी आपको याद होना चाहिए। 51 ये आर्टिकल जो है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान पूछा गया है वर्ष 2020 की स्थिति के अनुसार। पहला है, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ओके, दूसरा है। पहले स्थान पर तो चाइना है, चीन है भाई। सेकंड की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया, अपना प्यारा भारत, इंडिया। और अगर आपसे राज्य पूछा जाए कि राज्य में बात की जाए सबसे अधिक चावल कहाँ देखने को मिलते हैं, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में, देन उसके बाद यूपी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राज्य का अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक चावल कहाँ देखने को मिलते हैं, कहाँ होते हैं, तो बंगाल, उसके बाद यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूँ देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? देखिए ये हमारा भारत है, तो इधर तो आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी होती है, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है, और ये है अरब सागर, अरब सागर। तो इस समय देखो कौन सी, देखिए कृष्णा कावेरी तो आपको इधर देखने को मिल रही है, आंध्र प्रदेश होके जो है वो इधर चली जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में बहती है। चंबल भी जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है, और ये सब जो है वो बंगाल की खाड़ी में होती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है भाई? भोपाल से नहीं निकलती है, ठीक है, टॉपर के हिसाब से मत चलना। तो ये नर्मदा नदी के बारे में आपको बता दूं कि पहली बात तो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से, सूरजकुंड से निकलती है, और 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 15 जिलों से होकर गुजरती है, 15 जिलों से होकर गुजरती है। वहीं ताप्ती की बात की जाए तो ये बैतूल से निकलती है, बैतूल की मुल्ताई, मुल्ताई से निकलती, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, तापी भी कहा जाता है। और नर्मदा नदी को रेवा कहा जाता है, मैकाल सुता, नामादोष, शिवपुत्री, ये सब जो है वो नर्मदा नदी के नाम है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं, तो इसको भी आपको याद रख लेना। तो ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? देखिए जब भगवान जगन्नाथ जो है पूजा वहाँ पे की जाती है, उड़ीसा में की जाती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ही जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ओडिसी कहा गया है। तो ये जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती है, यह जो है वो शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय जो है ये आसाम का है, तो ये मैंने आपको कई बार याद दिलाए हैं। ठीक है, आसाम का है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, नाडु का याद रखना है। कथक जो है वो अपने नॉर्थ इंडिया है, तो वहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में। ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। मणिपुरी याद रख लेना, मणिपुरी, ये मणिपुर में देखने को मिलता है। मणिपुर में अभी हाल ही में जो है बहुत ही बेकार स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, मणिपुरी याद रख लेना है। कथक को याद रख लेना है। कथक, कथकली, कथकली केरल में देखने को मिलता है, कथकली केरल में। कथक जो है वो नॉर्थ भारत में देखने को मिलता है, कथकली। ठीक है, भरतनाट्यम हो गया, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। तो ये सभी के सभी आपको पता होना चाहिए, ये सारे ही जो है वो इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा, निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का
उल्लेख देखने को मिलता है सर्वप्रथम उल्लेख? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो सबसे पहला जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे लास्टवा जो वेद है वो अथर्ववेद है। तो पहला वेद है उसमें जो है वो देखने को मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 10 मंडल आपको देखने को मिलते हैं इसमें, 1028 है वो सूक्त देखने को मिलती है, सूक्त देखने को, ठीक है, सूक्त देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं बात की जाए तो इसमें जो है वो जो नदी है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को पवित्र नदी कहा गया है। पवित्र नदी वैसे तो आपको नहीं देखने को मिलती, इसका जो बखान है वेदों में ही देखने को मिलता है। रियल में जो है इसका कुछ भी पता नहीं है नदी का। ऋग्वेद में जो है वो देखने को मिलती है। सरस्वती नदी को पवित्र नदी कहा जाता है, इनको याद रख लेना है। वहीं बात की जाए तो जो गायत्री मंत्र है, ठीक है ना, गायत्री मंत्र जैसे हम बात हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र होता है जो कि तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में देखने को मिलता है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। और जो सोमदेव है उनका वखान जो है वो किस में देखने को मिलता है? 9वें मंडल में देखने को मिलता है मंडल, ठीक है। तो ये सभी के सभी पता होना चाहिए। यजुर्वेद में कहा जाता है कि गद्य एवं पद, वेद जो है वो किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है, यजुर्वेद को कहा जाता है। सामवेद, संगीत का जनक पूछा जाए कि संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद में देखने को मिलता है, सामवेद। और भाई जादू टोना देखने को मिलता है, जादू टोना टोना देखने को मिलता है, तो ये अथर्ववेद में देखने को मिलता है, जो कि सबसे पुराना वेद, ठीक है। सबसे पहला ऋग्वेद, पुराना नहीं कहा जाएगा, नया ही कहा जाएगा वैसे, क्योंकि सबसे लास्ट में ही आया है तो नया हो गया। पहला, सबसे पहला जो है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो है वो अथर्ववेद, तो वही पता होना चाहिए सब। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी होती है? देखिए पुरुष साक्षरता बात ओवरऑल नहीं पूछी गई आपको, पुरुष का पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 82.14% हो जाएगा, ठीक है, 82.14 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो साक्षरता दर है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 73, याद रखें, 73 देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में कितनी है? 69.70% मान सकते हैं, 69.13% होता है मध्य प्रदेश में। भारत में जो है वो 73% आप याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक जो साक्षरता दर देखने को मिलती है किस राज्य की देखने को मिलती है? केरल की देखने को मिलती है, 81%, क्योंकि भारत का जो जिला है जबलपुर, उसकी सबसे अधिक है, वो भी 81% देखने को मिलती है, ठीक है ना। 943 जो है वो ये क्या है? लिंगानुपात है, लिंगानुपात देखने को मिलता है भारत का, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और इसका जो घनत्व पूछा जाए तो 382 जो है वो घनत्व देखने को मिलता है, घनत्व देखने को मिलता है, तो ये भी आपको पता। फीमेल की पूछा जाए तो फीमेल में जो है वो 64% है, ये फीमेल की दी हुई है, ये फीमेल की है, ये मेल। ऑल ओवर बात की जाए तो 63 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद तुगलक, शमुद्दीन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, या बात की जाए गयासुद्दीन बल्ख, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था, गुलाम हुआ करता था, ठीक है, गुलाम हुआ करता था। तो गुलाम जो था, वो बात की जाए तो मलिक कफूर, तो उसी ने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने वो उसको जो है वो दक्षिण पर विजय अभियान के लिए जो है वो भेजा था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। और मलिक कफूर, याद रख लेना है, जो कि इसका गुलाम था, ठीक है, इसका गुलाम था मलिक कफूर। दक्षिण विजय भारत के लिए भेजा था इसने, या कहा जाए गुलाम कहा जाए या सेनापति कहा जाए, कुछ हो सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो घोड़ों पर जो है वो घोड़े दागने की प्रथा शुरू की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़ा दागने की प्रथा जो है वो किसने शुरू की गई थी? और बात की जाए तो जो सैनिक होते थे, सैनिक का होलिया लिखने की प्रथा भी इसी ने शुरू की गई थी। सैनिक का होलिया, सैनिक का होलिया, ये किसने शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके द्वारा जो है वो दो नए कर लगाए गए थे, चराई कर लगाए गए थे, चराई कर, चराई कर जो पशु होते थे उन पर जो है वो चराने का कर दिया जाता था। एक घड़ी कर दिया जाता था, घड़ी कर जो है वो घरों पर दिया जाता था।
आपने देखा होगा बहुत से गांव में अगर कोई कहीं जाता है तो वहाँ पर जो है वो पुराने जो है वो घड़ी बनी रहती है। घड़ी मतलब जो है किले जैसा ही होता था, ठीक है, तो उसी को घड़ी बोलते हैं। तो ये घड़ी कर जो है वो दिया जाता है। ये 2 कर जो है वो लगाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसको भी आपको याद रख ले। ठीक है, इसके द्वारा काफ़ी चीज़ें बनवाई गई थी, जैसे सीरी का सीरी का किला बनवाया गया, सीरी का किला बनवाया गया था। और बात की जाए अलाई दरवाजा बनवाया गया था, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीवी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपको इतना तो पता होगा कि उच्चतम न्यायालय की जो पहली महिला थी न्यायाधीश बनी थी वो फातिमा बीवी बनी थी, लेकिन किस राज्य की बनी थी? केरल की बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, केरल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? अभी आपको पता हो तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है और अभी जो है वो पहली बार भारत के द्वारा जीता गया। इसकी जो है वो पहली संस्करण जो है वो कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। ठीक है, अभी वर्तमान का आप याद रख लेना है, भारत के द्वारा जीता गया इंडोनेशिया को हराकर। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा याद रख लेना, बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप 1949 में वो शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया गया था? सहायक गठबंधन कहा जाए या आपसे पूछा जाता है कि जो सहायक संधि है ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो आप याद रख लेना, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या था कि जो अलग अलग के जो नवाब हुआ करते थे, अलग अलग रियासतें हुई थी, तो उनको जो है वो शामिल करना था इसके तहत। ठीक है, और आपको पता हो तो जो इंदौर का होलकर वंश था उसने जो है वो इसको स्वीकार नहीं किया था, बाकी सभी ने स्वीकार कर लिया था। तो अवध का नवाब पूछा गया है तो ये बात की जाए तो 1801 में जो है वो शामिल हो गए थे। जैसे मैसूर का पूछा जाता है तो मैसूर की बात की जाए तो 1799 की बात है, 1799 की बात है, मैसूर हो गया। और तंजौर हो गया, मैसूर और तंजौर दोनों ही जो है वो हमें। सिंधिया का पूछा जाए आपसे, सिंधिया की बात की जाए तो 1804 की बात है, 1804 की बात है। 1803 में जो है वो बाबर और भोसले हो गए, बाबर और भोसले, तो इनके द्वारा जो है वो 1803 की बात है, उस समय जो है वो शामिल हो गए थे। ठीक है, हैदराबाद का पूछा जाए तो वो 1798 की बात है, तब हैदराबाद भी पूछा जाता है, हैदराबाद 1798 की बात है। ठीक है, तो ये सभी के सभी याद रख लेना है, ये जो है वो शुरू की गई थी इसके द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी। तो याद रख लेना, सहायक संधि भी कहा जाता है या सहायक गठबंधन कहा जाता है। इंदौर की होलकर वंश ने इसको जो है वो स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछे गए हैं। ठीक है, वर्तमान में जो भी चीज़ें अपॉइंटमेंट होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में जो है वो जनवरी 2022 की बात की है तो अनंत नागेश्वर याद रख लेना, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। माधुरी पुरी बुश तो आपको पता होगा, सेल की पहली महिला निदेशक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, टोक्यो पैरा ओलंपिक में खेल में मरियप्पन थंगाबालू और शरद कमल ने रजत और कांस्य पदक जीता था। तो ये किस क्षेत्र में जीता था ये आपसे पूछा गया है। देखिए मयंक थंगाबालू और शरद कमल दोनों जो है वो ऊंची कूद से संबंधित है, पैरा ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, जो कि टोक्यो में हुआ था। तो याद रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक और भरतनाट्यम। ये कथक से हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में ही फेमस है, बाकी की मैं आपको बता चुका हूँ, मणिपुरी मणिपुर में, भरतनाट्यम तमिलनाडु।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गुप्त काल का प्रारंभ जो है वो किसका श्रेय जाता है। देखिए गुप्त काल कहा जाए या गुप्त वंश कहा जाए, देखिए गुप्त वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछी जाती है कि संस्थापक कौन है गुप्त वंश का, गुप्त वंश संस्थापक, तो ये आपको पता हो तो श्री गुप्त है, श्री गुप्त। लेकिन आपको गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय अगर आपसे पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम, देखें याद रख लेना, चंद्रगुप्त प्रथम, इसके जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे जाए कि इसके उत्तराधिकारी कौन थे, तो वो था समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसे हम भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो है वो उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त जो है वो इसको श्रेय जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और कुमारगुप्त में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त को जो है वो उपनाम पूछा गया था, ये एमपी के एग्जाम में अभी जो कार्य वर्तमान में हुआ था उसमें पूछा गया था कि कुमारगुप्त का जो है वो उपनाम क्या है, तो महेंद्रदित्य, ठीक है, महेंद्रदित्य के नाम से जो है वो जाना गया था। और जो चीनी यात्री आया था फाइयन, वो किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, ठीक है ना। चीनी यात्री जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। बाकी समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, कुमारगुप्त ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसको भी आपको याद। और इनके टाइम पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीनी यात्री फाइयन आया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची शिखर है। देखिए ऊंचा शिखर पूछा गया है, रोडोवेटा, मुखर्ती, महेंद्रगिरी और अन्नामलाई। तो महेंद्रगिरी तो आपको पता होगा, ये उड़ीसा में देखने को मिलता है, उड़ीसा। ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, डोडाबेटा और अनामुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाए तो ये तो हो जाएगा इसका आंसर, ये दूसरे नंबर की, दूसरी सबसे बड़ी चोटी है दक्षिण भारत, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी भारत की थोड़ा बेटा जो कि देखने को मिलती है, नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसकी ऊंची चोटी है। और अनामुड़ाई जो है वो अनुमुदी भी कहा जाता है, अनुमुदी भी कहा जाता है इसको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है वो आपको देखने को मिलती है तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को मिलती है, इसको आपको याद रखना। और महेंद्रगिरी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, तो उसकी जो है वो बॉर्डर पे ही है, तो उड़ीसा भी लिखा मिल सकता है आपको, नहीं तो आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो। 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक विद्रोह किया था, तो उस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, तो कोल विद्रोह, मोपला विद्रोह, मुंडा विद्रोह या संथाल, ठीक है। देखिए विद्रोह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पहली बात तो यही याद रख लेना है कि जो केरला में हुआ था वो कौन सा था, मोपला विद्रोह हुआ था। एक कब हुआ था, 1921-22 में हुआ था, ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है। और अली मुसियार करके जो है वो इसका नेतृत्व किया था विद्रोह का। मुंडा विद्रोह पूछा जाता है आपसे, मुंडा विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था, झारखंड में हुआ था, झारखंड में हुआ, झारखंड में हुआ था। संथाल का पूछा जाता है कि संथाल जो है वो ये पश्चिम बंगाल, बंगाल और बिहार, बंगाल बिहार यार, बंगाल बिहार में हुआ था। एक कूका पूछा जाता है कि कूका कहाँ पे हुआ था, तो ये पंजाब में, पंजाब में हुआ था। नील पूछा जाए, नील भी जो है वो बंगाल में हुआ था, नील भी बंगाल में, इनको आपको याद। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का अर्थ क्या है, खाद्यान्नों के उत्पादन में असाधारण वृद्धि, कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि, वनाच्छित क्षेत्र में वृद्धि या चारवा भूमि पे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खाद्यान्न उत्पादन में असाधारण वृद्धि, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपके लिए क्वेश्चन है, जो हरित क्रांति है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है वो हरित क्रांति आई थी, ये आपको बताना। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है, ठीक है, वो एक दरवाजा जो है वो किस मस्जिद के प्रवेश द्वार है, ये देखने को मिलता है। जमाली, कमाली, जामा मस्जिद, ढाई दिन का झोंपड़ा और मोती मस्जिद। तो ये जामा मस्जिद का, तो जामा मस्जिद है वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में, तो उसी का जो दरवाजा है, दरअसल जो प्रवेश द्वार है वो बुलंद दरवाजा को मिलता है। आपके लिए ये भी क्वेश्चन है कि जो बुलंद दरवाजा जो है वो ये किसके द्वारा बनवाया,
इसके द्वारा बनवाई, ये आपको बताना, ठीक है। जामा मस्जिद, ये याद रखना। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, जो खासकर अभी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए बाकी के अपडेट के लिए, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस शुरू होती है तो आपको लाइव क्लासेस का बता दिया जाता है। फिलहाल आप जो है वो यहाँ से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।